जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिसके भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस वीडियो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिसमें आपके ऑफिशियल क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब पहले कथन में बोला गया है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। दूसरे में आपसे बोला गया है CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में निकलने नहीं देता। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि वनों की कटाई से CO2 की मात्रा में कमी नहीं आएगी, जबकि जो वन होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित जरूर कर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित जरूर कर लेते हैं, सोख जरूर लेते हैं, लेकिन CO2 की मात्रा में कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये वाला कथन गलत है, दूसरा वाला कथन सही है। इस वजह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 केवल 2 जो है ना वो इसका सही उत्तर है। अब देखिए इतिहास का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है लोयन कैपिटल्स का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। देखिए जो लोयन कैपिटल्स है उसको बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया था बुद्ध भगवान ने, उसकी घटना के उपलक्ष्य में बनाया गया था, स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ चिन्ह हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हाथी की बात करें तो महात्मा बुद्ध जब गर्भावस्था में थे तो उस स्थिति को क्या कहा गया, उस स्थिति को हाथी से व्यक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब इनका जन्म हुआ था तो उस स्थिति को कमल चिन्ह से दर्शाया गया था। अब यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है इन्होंने जब घर को त्याग किया था, गृह त्याग किया था, तो उस स्थिति को घोड़े से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सांड। देखिए सांड जो चिन्ह है जब युवावस्था में जो महात्मा बुद्ध थे उस स्थिति को दर्शाते हैं, और बोध वृक्ष दर्शाया जाता है ज्ञान की प्राप्ति को। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब बोध वृक्ष उस टाइम को दर्शाता है। चक्र किसको दर्शाता है, तो प्रथम उपदेश को। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और शेर जो है ना वो समृद्धि को दर्शाता है, साथ ही साथ पद चिन्ह जो है ना उस निर्वाण को दर्शाते हैं। ठीक है, लास्ट आपके सामने है मृत्यु, और जो मृत्यु है उसको किसके जरिए दर्शाया गया है, तो उसको दर्शाया गया है स्तूप के द्वारा, जो कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, एक होता है महाभिनिष्क्रमण जो कि आपका गृह त्याग था, और एक है महापरिनिर्वाण जो कि आपका उनकी मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति तथा उनकी मृत्यु बैसाख यानी कि अप्रैल महीने की पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसी वजह से महात्मा बुद्ध की जो बैसाख पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, महात्मा बुद्ध की पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाते हैं, तो बैसाख महीने में मनाई जाती है। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए देखिए एक और शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। बोला गया है क्वेश्चन में कि खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। देखिए जब हम बात करते हैं खानवा के युद्ध की तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। ठीक है, कब लड़ा गया था, ये 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बाबर के मुख्य रूप से आपको 4 युद्ध याद रखने हैं, क्योंकि बाबर ने 1526 से लेकर के 1528-29 तक, क्योंकि बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी, बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुई थी बाबर की मृत्यु। ठीक है, लेकिन 1526 से लेकर 29 तक इसने युद्ध जो किए थे उनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहला युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध।
पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध है वो 1526 में लड़ा था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा को हरा करके 1527 में जीता था। ठीक है, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 और 29। ठीक है, तो 1528 में आपका जो 1528 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था और 1528 में इन्होंने, तो देखिए 1528 है, 1528 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा था और 1529 में इनके द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर के मुख्य रूप से आपको 4 युद्ध याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देखिए भागीरथी के नाम से उसके उद्गम स्थल पर तो केवल एक ही नदी है, यहाँ पे गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे रिपीट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। देखिए कृषि करने के लिए क्या नहीं है संस्थागत कारक, तो सबसे पहले देखिए भूमि सुधार। क्या भूमि सुधार कारक है? खेती का आकार और भूधृति, तो ये तो संस्थागत कारक हैं, जबकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि बिजली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दिल्ली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपसे बोला गया है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से पूछा गया है। ठीक है, स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जो स्टैटिक जीके वाली क्लास कराई थी उसमें आपके सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जितने भी वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित वादक हैं उन सभी को हमने करवाया था और उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, सारंगी से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का पहला वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, बांसुरी में वादन में आपको कौन कौन से याद रख सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोग हरि प्रसाद चौरसिया याद रखिए, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया आपको याद रखना है बांसुरी वादन में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2011 की जनगणना से पूछा गया था। पूछा गया क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है, राज्य है, वो है सिक्किम। कब की बात हो रही है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, मार्शल आर्ट डांस है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा करके इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो देखिए जो पाइका डांस है, पाइका जो मार्शल आर्ट डांस है वो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक जीके से पूछा गया है, स्टैटिक जीके वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। अब देखिए कुछ मार्शल आर्ट डांसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए पंजाब में गतका नाम का मार्शल आर्ट डांस किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में पैका डांस किया जाता है, पैका या फिर इसको ही हम बोलते हैं पाइका। ठीक है, तो यहाँ पे पैका या फिर पाइका ये पूछा गया है आपसे एग्ज़ाम में, और गतका आपका पंजाब में होता है। थांगटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मणिपुर राज्य में संबंधित है। कलियारी पट्टू आपका केरल में होता है और पांग लेवसोल ये आपका सिक्किम में होता है। चोलिया आपका उत्तराखंड राज्य में
होता है। तो ये जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, आत्मीय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए जो आत्मीय समाज है इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके सामने है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है, तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। एक सभा और बस्ती है जिसका नाम क्या है, एक सभा और है जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ज्योतिबा फुले के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि ज्योतिबा फुले ने किस सभा की स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष में किया गया था। देखिए भारतीय जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन केवल एक ही बार किया गया है और यहाँ पे हमसे पूछा भी वही है कि कब किया गया था। तो ये किया गया था 1976 में। 1976 में प्रस्तावना जो थी उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्द, 3 शब्द। एक तो अपना समाजवाद था, ठीक है, एक अपना समाजवाद था, दूसरा अपना पंथ निरपेक्ष, कौन सा, पंथ निरपेक्ष, तीसरा अपना कौन सा था, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता। तो ये आपसे पूछे गए थे और ये जो है ना संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। ऐसे भी पूछ लेता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और ऑप्शन आगे चेंज कर देगा। तो आपको तीनों पता होने चाहिए कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस टाइम पर हुआ था, तो प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी इनके टाइम पर हुआ था ये, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक यानी कि भारत द्वारा जीता गया एकमात्र जीता है। तो देखिए किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था, तो फील्ड हॉकी जो है ना उसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके से पूछा गया है। पूछा है क्वेश्चन में कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। अगर आप लोग जानते होंगे बिहू जो डांस है वो असम में होता है और 3 तरीके का होता है ये भोगाली बिहू, और 2 तरीके और होते हैं इसके, मैं आपको बता दूंगा। तो 3 तरीके का होता है भोगाली बिहू, 2 तरीके और होते हैं, मेरे मेमोरी में अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग इनको याद जरूर कर लेंगे। भोगाली जो बिहू है वो भी आपका असम राज्य में होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया है अर्पणा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम बात करते हैं अर्पणा सतीशन की तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी डांस से, ठीक है। कुचिपुड़ी डांस किस राज्य में होता है, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया आपका असम राज्य से संबंधित है, ठीक है, असम में होता है सत्रिया। उसके बाद मोहिनी अट्टम आपका कहाँ पे होता है, तो मोहिनी अट्टम आपका होता है केरल में, ठीक है। और कथक आपका उत्तर भारत में होता है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो बोला गया क्वेश्चन में कि 1773 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, कौन सा, रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसे क्या कहा जाने लगा, उसे क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो 1773 में जो अपना बंगाल का गवर्नर था उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसके पहले जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसके पहले गवर्नर था, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर का पद था, कौन सा गवर्नर का पद था, उसको बदल दिया गया गवर्नर जनरल में। ठीक है, गवर्नर जनरल में इसको बदल दिया गया। तो ये एक मतलब पॉइंट है, अगर आप लोग इस तरीके से समझते हैं तो इस तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन वहीं आप लोग अगर रटते हुए फिरें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, इस तरीके से आप लोग, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप भूल सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से समझ के इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या बात हुई थी यहाँ पे। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब जो गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। अब सबसे पुराना वेद जो है ना वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, गायत्री मंत्र भी इसी में मिलता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद में संगीत संबंधित क्या कौन सा वेद है, सामवेद। अथर्ववेद में आप लोग कह सकते हैं कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, और यहाँ पे अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित इसमें लिखावट है। यजुर्वेद में यज्ञ का संबंधित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, पीवी सिंधु जी के द्वारा जीता गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखेंगे इसको, तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो कोंकण जो रेलवे है उसके द्वारा अपने मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द किस ऑफ माई लाइफ, द किस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये जो है ना आत्मकथा किसकी है, इमरान हाशमी की आत्मकथा है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला जो ऑप्शन तीसरा जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपका काम बनता है कि आप लोग इन क्वेश्चन को याद करें, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका क्वेश्चन को आपको सर्च करना है, बुक से फाइंड करना है, फिर उन क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। और टाइम मिल जाए तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कोई एक बार कोई चीज़ आप लोग लिख देते हैं याद करके उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक तथा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए।